हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। MPPSC बाई DC सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों को जो एक सीरीज थी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 4 थी उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो नए लेकर आ रहे हैं वो होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक जितने भी उसने 100 ऑडिट जो एग्जाम कराया है, जो भी वनडे एग्जाम उसने कराया है, तो उसमें जो भी MP से संबंधित MCQ आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, हम लगभग इसमें 30 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मतलब कि आयोग के 30 क्वेश्चन पेपर, मतलब कि हमारे अगर कहें कि लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर पेपर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन उस समय के परिप्रेक्ष्य पूछा गया हो, लेकिन उसका वर्तमान में ऑप्शन क्या है हम इसमें भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए श्री गणेशाय नमः और लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए कि मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। साथ में ये भी देखते चलना कि जो हमने MCQ की सीरीज चलाई थी उसमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। हम ये भी आप लोगों को बीच बीच में याद दिलाते चले जाएंगे कि हमने जो क्वेश्चन पेपर किया, जो क्वेश्चन सीरीज वो चलाई थी, MCQ सीरीज चलाई थी, उसमें से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, ये भी हम साथ में देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन हम लोग जब खनिज का टॉपिक कर रहे थे तो उसमें हमने किया था। तो मलाज खंड किससे संबंधित है, तावा। मलाज खंड कहाँ पे है, आपके बालाघाट में है। किस जिले में है, बालाघाट जिले में है, जो बैहर तहसील है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। और वहां जो इसकी मेन जो खदान है उसका नाम क्या है, मलाज खंड, जहां कॉपर प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा उत्खनन कराया जाता है। यहाँ जो सीरीज भूगर्भिक सीरीज पाई जाती है वो कौन सी सीरीज पाई जाती है, शिल्पी सीरीज, जो किससे संबंधित है, धारवाड़ युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है, धारवाड़ युग से संबंधित है। तो ये हमारे किससे संबंधित हो गई, तावा से संबंधित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए जो बाण सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है यह शहडोल में, शहडोल जिले के देवलौन नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया है। यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। तो किस नदी पे बना हुआ है, सोन नदी में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थायी क्षमता निम्न में किस संसाधन की है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं जिससे हम नवीन तकनीक के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जो इनसे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं सौर ऊर्जा से। कितना प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा से। और सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह 61,660 मेगावाट होता है। अब पूरे भारत में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ये हम लोगों ने जो MCQ की सीरीज चला रहे थे उसमें किया था। तो सर्वाधिक मात्रा में किससे उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा से उत्पादन होता है। अगर हम बात करें पवन ऊर्जा से कितना उत्पादन होता है तो 15,000 जो पवन ऊर्जा से होता है वो कितना होता है, 15,404 मेगावाट।
और इसमें अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे देश में इसका जो उत्पादन है वो कौन से नंबर में है? 8वें नंबर में है। कौन से नंबर में है? 8वें नंबर पर है। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास की जो उत्पादन ऊर्जा है वो 1364 मेगावाट है। और इसके उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो क्या है? दूसरा। तो हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किससे होता है? सौर ऊर्जा से, 61,660 मेगावाट। दूसरे स्थान पे कौन सा है? 15,460 मेगावाट किससे उत्पादन होता है? आपके पवन ऊर्जा से होता है। और 1364 मेगावाट किससे होता है? आपके बायोमास से होता है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जबकि पवन ऊर्जा में कौन सा है? 8वां स्थान है। और बायोमास में कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? हमारे ट्यूबवेल से होती है। किससे होती है? कुआं एवं ट्यूबवेल से। तो लगभग 60 से 70% जो मध्य प्रदेश से सिंचाई होती है वो किस साधन से होती है? 100 में से अगर हम बात करें तो कुआं और ट्यूबवेल से लगभग 60 से 70% सिंचाई होती है। यह जो सिंचाई का साधन है ये आपके मालवा रीजन में, इसके अलावा बुंदेलखंड में, इसके अलावा हम बात करें तो आपके नर्मदा सोन घाटी में भी, नर्मदा सोन, इन क्षेत्रों में जो कुआं और ट्यूबवेल से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है। तालाब की बात करें तो तालाब से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है मध्य प्रदेश किस जिले में होती है? बालाघाट जिले में। कहाँ होती है? बालाघाट जिले में होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित है? तो किस जिले में स्थापित है? सिंगरौली में स्थापित है। इससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कितना होता है? 4760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह जो परियोजना है यह रूस मतलब उस समय की तत्कालीन समय की सोवियत संघ और वर्ल्ड बैंक की सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत की तरफ से इसमें जो कंपनी काम कर रही है वो कौन सी कर रही है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये जो भारत सरकार की कंपनी सार्वजनिक उपक्रम है इसके द्वारा काम किया जा रहा है। कहाँ स्थित है ये? सिंगरौली में। इसके लिए जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, कोयले का जो प्राप्ति होती है वो सिंगरौली से प्राप्त होता है, जबकि जो जल की आपूर्ति होती है वो सिंगरौली में ही रिहंद जो डैम बनाया गया है उससे किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा लोक नृत्य है जो निमाड़ी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राई। राई कहाँ का है? आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है? राई। यह मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। राजकीय लोक नृत्य क्या है? राई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो मध्य प्रदेश में मालवा का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो क्या है? माच। यह मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है, राजकीय लोक नाट्य है, राजकीय लोक नाट्य है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? देखिए बघेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? करुष। एक राजा मनु के पुत्र थे करुष, उन्होंने जो अपने राज्य की स्थापना की थी उन्हीं के नाम पर जो करुष राज्य, उनका जो राज्य का नाम था वो करुष राज्य था, जो कहाँ है? वर्तमान के बघेलखंड में था उनका राज्य। तो किस नाम से आया था? करुष। महेशमती का जो नाम है वो महेश्वर, जो निवाड़ अंचल में है। सुप्तमती आपके जो कहां पे है?
बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट, प्राचीन चंदेल ने सेना नायक, प्राचीन चंदेल सेना नायक आल्हा एवं उदल ने किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो किससे लड़ते हुए दी थी? पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो आल्हा उदल थे वो किसके सेनापति थे? परमल देव। किसके थे? चंदेल वंश के जो शासक था। परिमल देव के द्वारा के उसमें थी। वहां आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज सिंह चौहान। निम्नलिखित में कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो अगर हम बात करें तो हिम करेटनी, बिजुरी, हिम तरंगड़ी, कौन सी नहीं है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये विज्ञान गीता, छंदमाला, ये नखशिखा, ये सब किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। जिन्हें क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर, मतलब कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 का शुभारंभ किस तिथि से किया था? तो किस तिथि से शुरू किया था? 26 अगस्त 2021। कब सब किया था? 26 अगस्त 2021 से। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मध्य प्रदेश शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 26 अगस्त 2021 से हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में मुख्यतः किस द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश में अगस्त माह में जो वर्षा होती है वह मुख्य रूप से कहां से आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत संरक्षित वन का के अंतर्गत आते हैं? तो कितने प्रतिशत आते हैं? 32%। और आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र जो है हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 65% है और संरक्षित कितने हैं? लगभग 32% है। नेक्स्ट, सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रेणी? हमें क्या बताना है? इस लाइन से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है? नर्मदा और ताप्ती के मध्य में। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन सा पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। ये आपकी नर्मदा नदी हो गई, ये ताप्ती नदी, इसके मध्य में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो जाएगा, स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? मुल्ताई। मुल्ताई किस जिले में है? बैतूल जिले में। किस जिले में है? बैतूल जिले में। यह जो ताप्ती नदी है ये खंभाती खाड़ी में जाकर एस्चुरी बनाते हुए क्या हो जाती है? खंभाती खाड़ी में समाप्त हो जाती है। और किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट, देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो मैग्नीज के जो उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है? 12.5% है। कितने परसेंट है? 12.5% का योगदान मध्य प्रदेश के जितना भी मैग्नीज उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान है भारत के कुल मैग्नीज के उत्पादन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बुंदेली लेखक नहीं है। तो कौन से बुंदेली लेखक नहीं है? तो हम बात करें महाराजा विश्वनाथ सिंह। महाराजा विश्वनाथ सिंह कौन थे? यह बघेलखंड के शासक थे। कौन थे? बघेलखंड के शासक, मतलब कि राजा थे। तो राजा विश्वनाथ सिंह कहाँ के थे? बघेलखंड। बाकी जगनीक हो गए, इसुरी हो गए और गंगाधर व्यास, ये सभी
बुंदेलखंड के क्या हैं, लेखक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में जागेश्वरी मेला का आयोजित किया जाता है? तो जो जागेश्वरी मेला का आयोजन किया जाता है चंदेरी में, अशोकनगर में ये मेला लगता है। नेक्स्ट, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? तो किसको दी गई थी? यह नरहुत के मधुकर शाह को दी गई थी। किसको दी गई थी? नरहुत के मधुकर शाह थे, उनको ले जाकर सागर में फांसी दी गई थी। कहां फांसी दी गई थी? सागर में इनको फांसी दी गई थी। तो किसको दी गई थी? नरहुत के मधुकर शाह को। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि की निर्माता कौन है? तो बैगा परंपरा के अनुसार जो सृष्टि के निर्माता है वो कौन है? ठाकुर देव। अब बैगा लोगों के, जो बैगा जनजाति के लोग हैं, उनके जो सबसे पारंपरिक जो उनके देवता हैं वो कौन है? ठाकुर देव हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के निम्न से किस कला से संबंधित थे? ये किस कला से संबंधित थे? मूर्ति कला से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया था? एक फड़के स्टूडियो खोला था। कहां खोला था? फड़के स्टूडियो धार जिले में। कहां खोला था? धार जिले में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है? त्रिस्तरीय। कैसी त्रिस्तरीय है? जिला पंचायत, जनरल पंचायत और ग्राम पंचायत। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो पंचायती स्तरीय कैसी है? त्रिस्तरीय है। वन स्टॉप सेंटर साखी योजना से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए सुविधा प्रदान करना। मतलब कि कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है उसकी संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना किस सेंटर का काम है? वन स्टॉप सेंटर साखी का काम है। सखी। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। कितना है? 94। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 94 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? भोपाल जिला की। कितने लोग रहते हैं? 855 लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही आंसर दीजिए। तो देखिए, बालाघाट जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है उसमें जो लिंगानुपात कितनी है? 1021 है। अलीराजपुर में कितने हैं? 1011। डिंडोरी, हाँ, मंडलम कितने हैं? 1008। और डिंडोरी में कितने हैं? 1002। और झाबुआ में कितने हैं? 990। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा। मध्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल सन 2007 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब से प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण योजना है वह कब से स्टार्ट हुई है? सितंबर 2013 से प्रारंभ हुई है। कौन सी? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब से प्रारंभ हुई है? सितंबर 2013 से प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनलाल पटेल ने किस स्थिति से पदभार संभाला है? तो किस स्थिति से पदभार संभाला है? 8 जुलाई 2021। कब से कब संभाला था? 8 जुलाई
सन 2021 को इन्होंने अपना पदभार शपथ ग्रहण लिया था। ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थल में स्थित है? तो जो ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर है वो कहाँ स्थित है? आपके ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा जिले में। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट में अवस्थित है। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना जो प्रारंभ की गई है वो कब से प्रारंभ की गई है? आपके मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना जो है वह मध्य प्रदेश में सन 2017-18 से। कब से स्टार्ट हुई है? सन 2018-19 से। कब से स्टार्ट हुई है? 18-19 से प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब से प्रारंभ की गई है? वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में 2005-06 कृषि ज्योति का औसत आकार क्या है? तो 2015, अगर हम 5-6 की बात करें तो इसका जो नया डाटा आ चुका है 2015-16 का नया डाटा आ गया है। तो जिसके अनुसार जो मध्य प्रदेश के कृषि ज्योति का औसत आकार है वो कितना है? 1.6 हेक्टेयर है। तो हम नया डाटा याद करेंगे क्योंकि वर्तमान में नया डाटा आ गया कौन सा? 2015-16 का। तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो औसत आकार है जोत का वो कितना है? 1.6 हेक्टेयर है। तो हम किसको याद करेंगे? ये वर्तमान डाटा को ध्यान में रखेंगे। वैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सिंचाई की जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड संबंधित है। सॉइल हेल्थ कार्ड की संबंधित बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इससे अगर हम बात करें इसका शुभारंभ देखिए जो यह केंद्र सरकार की एक योजना थी, इसके माध्यम से सरकार का यह था कि हम हर जगह की भूमि का क्या करें? परीक्षण कराएं। परीक्षण करने से क्या होगा कि हमें संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी मिल जाएगी, अधिक पैदावार की जानकारी मिल जाएगी, मिट्टी की परीक्षण की जानकारी मिल जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपके अलीराजपुर। अलीराजपुर में एक बड़ी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, पुरुष सबसे कम है साक्षरता वाला जिला है, और महिला में भी सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर जिला है। चलिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। जो दुधिया रोशनी का मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था, जो कहां स्थित है? आपके ग्वालियर में, जहां सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था? पहली बार वनडे में दोहरा शतक लगाया था। कहां? ये ग्वालियर में। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना हुई है कब हुई? सन 2007 में हुई है। कब हुई है? सन 2007 में हुई है। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो खेल से संबंधित जो पुरस्कार है वो कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार है। कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार है, जो कब से प्रारंभ हुआ है? 1994। कब से प्रारंभ हुआ है? 1994 से प्रारंभ हुआ है। यह जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी जो राशि है कितनी है? 1 लाख रुपए। पहले 50,000 थी, इसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ियों में कौन सा दिव्यांग
श्रेणी में आता है। तो दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो कौन आता है आपके, सोनू बोलकर, जो किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है। मुस्कान किरार, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, तो मुस्कान किरार का जो संबंध का खेल है किससे है, तीरंदाजी से, जो कहां कहां किस जिले से संबंधित है, जबलपुर से। किस, तो मुस्कान किरार तीरंदाजी और जबलपुर से संबंधित हैं। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो सही क्रम की बात करें तो बड़वानी की पहाड़ी, महादेव की श्रेणी और मैकाल श्रेणी आंसर सही होगा। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि का निर्माण विख्यात है, तो कौन सी भूमि है जो गहरे गहरे खंड भूमि का निर्माण करती है, जिसे बीहड़ कहा जाता है, वो कौन सी नदी आपकी, चंबल नदी है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 52। कौन सा संशोधित नंबर है, 52 संशोधित नंबर है। निम्नलिखित में परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है, तो पद्म गुप्त का नवसलहन चरित्र, ये किसकी रचना है, पद्म गुप्त की रचना है। किसकी रचना है, पद्म गुप्त की रचना है, जो किसके दरबारी कवि थे, सिंधुराज के दरबारी थे। परमार वंश के एक शासक थे सिंधुराज, उनके दरबारी कवि थे, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश, वो परमार वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, जो प्रबंध चिंतामणि है उससे हमें क्या जानकारी है, राजा भोज के मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर प्रशस्ति से हमें राजा भोज के बारे में संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, चित्तौड़ के त्रिभुवन नगर नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया, तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, राजा भोज के द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, मतलब किस स्थान पे हवाई अड्डा नहीं है, तो कौन सा है, पन्ना। बाकी खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ सभी विकसित अवस्था में है। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 में अध्यक्ष कौन थे, तो 2014 से 18 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, सीतासरण शर्मा जी थे, जो होशंगाबाद के जिले से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा, तो कौन नहीं रहे हैं, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, जबकि बलराम जाखा, रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर, ये तीनों लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। कौन नहीं थे, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती, तो मध्य प्रदेश में किस राज्य, मध्य प्रदेश जो राज्य है किस राज्य से उसकी सीमा नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है, झारखंड। किससे किससे लगती है, राजस्थान से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, यूपी से लगती है, राजस्थान से लगती है और गुजरात से लगती है। इतने 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है, तो कौन नहीं रहा है, अश्विन वैष्णव नहीं रहे। ये मध्य प्रदेश क्या थे, मुख्य सचिव। क्या थे ये, मुख्य सचिव। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, 2016 में नई दिल्ली में उसका देहावसान हुआ, तो कौन से वो, सैयद हैदर रजा। इनका जन्म 2022 में मध्य प्रदेश में हुआ था, बाद में ये फ्रांस में चल गए थे, जाकर वहीं से काम संभाल रहे थे, 2016 इनका निधन हो गया। तो
तो कौन थे? सैयद हैदर रजा साहब। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके भोपाल में, जिसकी स्थापना 1977 में सबसे पहले दिल्ली में हुई थी, बाद में इसे मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया। यह मध्य प्रदेश में श्यामला हिल्स पहाड़ी में अवस्थित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है, बोधन दवा किसके सेनापति थे? तो बोधन दवा थे वो हीरापुर के राजा हृदय शाह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? बोधन दवा किसके सेनापति थे? सायगढ़ के राजा बखत वली के सेनापति थे। तो किसके सेनापति थे? सायगढ़ के राजा बखत वली के सेनापति थे। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जनजाति उपजातियां, गौड़ की उपजातियां अगरिया सही है, बैगा बिजवार सही है, भारिया पटालिया गलत है, क्योंकि पटालिया किसकी है? पटालिया भील की है। भील, भिलाला, बरेला, पटालिया ये सभी भील की उपजातियां है। कोलकू, महार ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, सही है। हिंडोला महल मांडू में है, यह भी सही है। इसमें दोनों सप्त हो जाएंगे, सॉरी दोनों सप्त हो जाएंगे। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? आपके छतरपुर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत का आम निर्वाचन हो चुका है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली बार जो पंचायतों का चुनाव किया गया था वो कब कराया गया था? 1994 में। इसके बाद कब हुआ? 1999 में। इसके बाद कब हुआ? सन 2004 में। इसके बाद कब हुआ? इसके बाद कब होगा? 2009 में। इसके बाद कब हुआ? 2014-15 में। इसके बाद अभी हुआ है कब? 2019 में। 19-20 मतलब कि कोरोना काल के बाद हुआ है। ये चुनाव हुआ है आपके 2022 में हुआ है, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन ये कब का ये क्वेश्चन किसका है? 2019 के एमपीपीएससी का है। तो कितनी बार कराया जा चुका था? 1 2 3 4 5 बार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 बार होगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो किसकी नहीं है? उज्जैन के लिए। बाकी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर इन तीनों की है। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 51,000। कितनी कर दी गई है? 51,000 कर दी गई है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर बहादुर मुख्य संघर्ष में बलिदान हुआ? कौन हुआ था? फाजिल मोहम्मद खान। कौन हुआ था? फाजिल मोहम्मद खान। शेख रमजान जो शहीद हुए थे वो सागर जिले से हुए थे। बाकी दोस्त मोहम्मद खान उस समय भोपाल के, दोस्त मोहम्मद खान, अबीउल्ला खान, ये दोनों भोपाल के क्या थे? बादशाह थे, मतलब कि भोपाल के नवाब थे। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख में मिलती है? तो किस शिलालेख में मिलती है? 10 शिलालेख में मिलती है इसकी जानकारी। तो कहां से मिलती है हमें? 10 शिलालेख से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। एरन अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? एरन अभिलेख जो
मध्य प्रदेश में सागर में स्थित है। इससे हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका? हाथी गुम्फा अभिलेख जो से हमें भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा नहीं है? भालकुंडा, जो कहां पे, जो किस नदी पर है? बीना नदी पर। किस नदी पर स्थित है? बीना नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो कौन सा नहीं गुजरता? आपके NH-8 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। चलिए, धन्यवाद। इस तरीके से हम लोगों के 62 क्वेश्चन हुए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप लोग देखेंगे, हम देखते चले जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से हम देख लें और एग्जाम में अगर जितने भी क्वेश्चन हम करें 10 या 15 जो भी क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं उनमें से अगर हमारे क्वेश्चन एक भी गलत ना हो तो हमारे जो सिलेक्शन, जो प्री में सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये देखा गया है कि जो कई ऐसे बच्चे जिन्होंने कई बार एग्जाम दे चुके हैं वो लोग जिनका सिलेक्शन रुकता है कोई 8-10 क्वेश्चन से नहीं रुकता, हमेशा जाकर बाउंड्री में रुकता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से रुकते हैं। वो जो दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन उनके गलत होते हैं वो कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे कोई सरल से क्वेश्चन होता है जो कंफ्यूजन की वजह से या माइनर मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। तो अगर हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, दो बार, तो हमारे पास समय है, हम इसको 1, 2, 3 बार देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है किसी भी चीज को अगर हम 3 बार कर लें तो वो अपना हो जाता है। मतलब किसी भी, अगर आप रिवीजन 3 बार किसी चीज का कर लीजिए तो उसमें मैक्सिमम 80% चांस होगा कि आपको वो चीजें याद होंगी। तो इसलिए जो भी आज हमने क्वेश्चन कराया इसको आप लोग देखिए। आपके जो MCQ के साधन जो आप लगा रहे हो, जो पढ़े हो तो करते रहिए, साथ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कर लीजिए, जिससे हमारे जो हम लोगों की मेहनत हो रही है, आप लोग जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सके। थैंक यू।